नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव है और जब चुनाव है तो सत्ता के सिंहासन पर सब बैठना चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चाहती है कि सिंहासन उसके पाले में हो, उस पर बैठने वाला उसका ही अपना नेता हो। पर सत्ता का सिंहासन मिलता कैसे है? कहा जाता है कि बिहार में सत्ता का सिंहासन जो है वो सीमांचल के समीकरण से सेट होता है। जिसने सीमांचल के समीकरण को सेट कर लिया वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए आज हम बिहार की राजनीति में सीमांचल का समीकरण बताएंगे और वो सत्ता का अंक गणित आपको समझाएंगे, जिसके साधने पर यहाँ की राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंच सकती है। देखिए, बिहार में जो शक्तियां हैं वो चुनाव में जुटी हुई हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। प्रशांत किशोर हैं और सीमांचल में एआईएमआईएम का भी अपना प्रभुत्व है। तो इन सब के बीच सीमांचल की राजनीति कहां खड़ी है, उसको समझने के लिए पहले सीमांचल का इतिहास, सीमांचल का भूगोल समझना जरूरी है। देखिए, सीमांचल में जो है वो 4 जिले हैं: पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा क्षेत्र है। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों की यदि बात करें तो पूर्णिया में आमौर, बायसी, कसबा, बनमखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया, ये 7 सीटें हैं। अररिया की यदि बात करेंगे तो अररिया में नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी, ये विधानसभा की 6 सीटें हैं। यदि कटिहार की बात करेंगे तो कटिहार में कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोल्हा है। और यदि किशनगंज की बात करेंगे तो किशनगंज में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन, ये सीटें जो हैं वो 24 सीटें सीमांचल में है। और इन्हीं 24 सीटों के लिए जब संग्राम छिड़ता है तो पता चलता है कि सत्ता का जो सिंहासन है वो यहीं से उसका दरवाजा खुलता है। जो सीमांचल को जीत लेता है वो सत्ता के करीब पहुंच जाता है। तो देखिए, यदि 2020 के चुनाव की बात करें कि नीतीश कुमार किस तरह से सत्ता के समीप पहुंच गए थे, उसके लिए आपको सीमांचल का अध्ययन करना जरूरी है। आपको जानना होगा कि सीमांचल में कौन कौन सी शक्तियां 2020 में प्रभावी रही थी कि सत्ता नीतीश कुमार के करीब गया। देखिए, 2020 में यदि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 24 में 8 सीटें, और 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने, कुल 12 सीटें जीत ली थी। यानी कि आधी सीटों पर कब्जा किसका था? एनडीए का था। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता का समीकरण यदि आप सीमांचल में सेट कर लिए तो फिर जीत आपकी तय है। आधे आध पर खड़ा था एनडीए, जिसे कहा जाता है कि अल्पसंख्यक और जो है मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां एनडीए को जीत पाना मुश्किल है, उन क्षेत्रों में 50% सफलता एनडीए 2020 के चुनाव में लाई थी और तभी उसको सत्ता की चाबी मिली थी। अब देखिए, यहां महागठबंधन की स्थिति समझ लेते हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस सबसे अधिक 5 सीटों पर सफलता पाई थी। 1 सीट भाकपा माले ने जीती थी, जबकि 1 सीट आरजेडी, एक ही सीट जीत पाई थी आरजेडी। और इसीलिए सीमांचल में महागठबंधन का हालत खराब हो गया था। यहां से एआईएमआईएम 5 सीटें जीत गई थी। हालांकि उसमें से 4 विधायक जो है बाद में आरजेडी में ज्वाइन कर लिए, लेकिन ये कहा जाएगा कि वो आरजेडी से नहीं जीते, महागठबंधन से नहीं जीते, बल्कि एआईएमआईएम के वो सदस्य के रूप में जीते। और इसीलिए जो सीमांचल है
उसका समीकरण जो है वो एनडीए के पक्ष में भारी रहा था। अब देखिए सीमांचल कौन सा इलाका है। सीमांचल वो इलाका है जहां पप्पू यादव का प्रभाव है। सीमांचल वो इलाका है जहां पे कांग्रेस का प्रभाव है। सीमांचल वो इलाका है जहां एआईएमआईएम का भी प्रभाव है। और सीमांचल वो इलाका है जहां पे आरजेडी का भी प्रभाव है। कागजों में ये कहा जाएगा क्योंकि जातिगत हिसाब से जो जनसंख्या है उसके हिसाब से पलड़ा महागठबंधन का यहाँ भारी होता है। जिस एमवाई समीकरण की बातें होती है वो समीकरण यहाँ पे फिट है, लेकिन फिर भी आरजेडी की राहें यहाँ मुश्किल 2020 में थी। इस चुनाव में भी मुश्किल है क्योंकि पप्पू यादव पूरी तरह से आरजेडी के खिलाफ है। हालांकि वो कांग्रेस में है, लेकिन सबको याद है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान किस तरह से पप्पू यादव को राजनीति से अलग थलग करने का प्रयास किया गया था। उनकी राजनीतिक हत्या करने की प्रयास की गई थी। हालांकि जनता ने उसे सफल नहीं होने दिया। पप्पू यादव की मेहनत की वजह से पूर्णिया से वे सांसद बन गए। उसके बाद रुपौली में जो प्रयोग हुआ उसमें निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए, लेकिन बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में लड़ी, जो विधानसभा चुनाव में लड़ी आरजेडी के टिकट पे, उन्हें किसी भी हालत में सफलता नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि यदि सीमांचल में कांग्रेस को आरजेडी इग्नोर करेगी तो वहां पे गेम पलट जाएगा। सीमांचल में एआईएमआईएम का भी प्रभाव है। 5 सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार क्या तस्वीर होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन पप्पू यादव ये हुंकार भरते रहते हैं कि सीमांचल हमारा है, सीमांचल के लोग हमारे हैं। लेकिन उसी सीमांचल में यदि बीजेपी इस तरह से चुनाव जीत जाती है कि सबसे बड़ी पार्टी अकेले उभर कर आती है, कुल 8 सीटें जीती हैं बीजेपी ने उसी सीमांचल में, और उस सीमांचल में जिसे कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल है, जहां मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक है, वहां पे बीजेपी को ये यदि सफलता मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है। अब देखिए, जिस किशनगंज की हम बात करते हैं वहां 68% आबादी मुसलमानों की है। जिस अररिया की बात होती है उस अररिया की 43% आबादी मुस्लिमों की है। जिस कटिहार की बात होती है वहां 45% आबादी मुस्लिमों की है, और जिस पूर्णिया की बात होती है वहां 39% आबादी मुस्लिमों की है। तो इन 4 मुस्लिम बहुल इलाकों में यदि एनडीए सफल होती है तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ राजनीति सेट होता है। देखिए, यहाँ जब जब वोटों का बिखराव होगा तब तब एनडीए को लाभ मिलेगा, और एनडीए के पक्ष में हिंदू मतों की गोलबंदी होती है, और उसी गोलबंदी का लाभ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड उठाती है। देखिए, एआईएमआईएम वहां पे एक प्रमुख पार्टी के रूप में 2020 में उभरी थी। 24 में 5 सीटें जीत ली थी। आरजेडी को कई सीटों पर भारी नुकसान पहुंचाया था, और इसीलिए आरजेडी की हालत सीमांचल में पतली हो गई, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते देखते रह गए थे। इस बार भी लड़ाई है, और लड़ाई जबरदस्त है। सीमांचल में किसका सिक्का चलेगा और कौन यहाँ का बाजीगर होगा, यह तय करेगा कि किस तरह से यहाँ सीट शेयरिंग होता है, और उस सीट शेयरिंग के बाद किस तरह से टिकटों का बंटवारा होता है, किस तरह से जो निर्दलीय विधायक जो पार्टी के ही होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, किस तरह से विद्रोहियों को मनाया जाता है, किस तरह से एकजुट होकर एक अपने विरोधी के खिलाफ मतदान होता है, ये तय करेगा कि सीमांचल में किसका सिक्का चलेगा। पप्पू यादव का प्रभाव है वहां पे। पप्पू यादव ये दावा करते हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई भी इसी चुनाव में तय होना है कि आखिर सीमांचल में पप्पू यादव अपने प्रभाव के बल पर कितने सीट जिता पाते हैं,
कांग्रेस को कितनी सीट दिला पाते हैं, ये भी देखना है। क्योंकि जिस तरह से अभी आरजेडी और कांग्रेस में खींचातानी चल रहा है, उसको देखते हुए ये अब तय नहीं है कि आखिर चुनाव आते आते कांग्रेस और आरजेडी साथ लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। यदि कांग्रेस और आरजेडी साथ नहीं लड़ी तो सबसे भारी नुकसान यदि आरजेडी को कहीं उठाना पड़ेगा तो वो इलाका सीमांचल का होगा, क्योंकि इसी सीमांचल में कांग्रेस भी मजबूत है। और वहां यदि आप देखेंगे तो किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार एमपी हैं। यदि आप देखेंगे तो कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर, जो एक बड़े नेता हैं, वो भी वहां से सांसद हैं। यदि आप पूर्णिया में देखेंगे तो पप्पू यादव, जो भले चुनाव निर्दलीय जीते लेकिन कांग्रेस के ही वो कैंडिडेट कहे जाएंगे, अभी कांग्रेस के साथ ही हैं। तो 3 सांसद वहां कांग्रेस के हैं 4 में, और 1 सांसद बीजेपी का है। तो इसका भी प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो सीमांचल जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है, और जिसने सत्ता का समीकरण सीमांचल में सेट कर लिया, वो सत्ता तक पहुंच गया। उस सीमांचल में क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव में देरी है। 6 महीना से अभी ऊपर का समय बचा हुआ है। इस बीच बहुत काम होना है, सीट शेयरिंग से लेकर सीटों के बंटवारा तक, प्रत्याशियों को उतारने से लेकर चुनाव प्रचार तक, और चुनाव प्रचार के बाद वोटिंग के कार्य तक, मतगणना होने तक का समय अभी बचा है। तो देखिए, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सीमांचल के बारे में हम आपको अभी और जानकारी देने वाले हैं, एक एक बात बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।